रख दिया है। ये साल 2026 है और भारत का मिजाज अब पूरी तरह बदल चुका है। ये वो दौर है जहां भारत अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन इसी बीच हमारे पड़ोस में एक नई हलचल शुरू हुई। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया है। नेपाल ने भारत से आने वाले 100 रुपये से ज्यादा के हर सामान पर भारी भरकम सीमा शुल्क यानी बॉर्डर टैक्स ठोक दिया है। जरा सोचिए, आप अपनी साइकिल पर या पैदल 100 रुपये से ज्यादा का सामान लेकर सरहद पार नहीं कर सकते बिना टैक्स दिए। इतना ही नहीं, भारतीय गाड़ियों को नेपाल की सड़कों पर देखते ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है। ये सिर्फ टैक्स नहीं है, ये सीधे सीधे भारत की दोस्ती और उसके बड़प्पन का अपमान है। जो नेपाल भारत की दी हुई बिजली, अनाज और ईंधन पर सांसें लेता है, आज वो अपने ही अन्नदाता को चुनौती देने निकल पड़ा है। बालेंद्र शाह को लगा कि शायद भारत इस बार भी बड़े भाई की भूमिका में सब कुछ नजरअंदाज कर देगा। लेकिन भारत ने इस बार शोर नहीं मचाया, कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बल्कि चुपचाप एक ऐसी फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं जिसने काठमांडू से लेकर नेपाल के चाय बागानों तक हाहाकार मचा दिया है। ये फाइल थी चाय आयात के नए नियम। मई की पहली तारीख आने वाली है और ये तारीख नेपाल की अर्थव्यवस्था के इतिहास में काले अक्षरों से लिखी जाएगी। भारत ने नेपाल की सबसे बड़ी ताकत, उसकी चाय के साथ वो खेल कर दिया है कि अब नेपाली निर्यातकों की रातों की नींद उड़ चुकी है। जिस नेपाल को लगता था कि वो चीन के दम पर भारत को दबा लेगा, उसे अब समझ आ रहा है कि व्यापार की असली चाबी किसके पास है। भारत के इस एक फैसले ने नेपाल के उस घमंड की बखिया उधेड़ दी है जो पिछले कुछ महीनों से बालेंद्र शाह के फैसलों में झलक रहा था। ये कोई साधारण व्यापारिक नियम नहीं है, ये एक सीधा संदेश है कि अगर तुम हमारे रास्ते में कांटे बिछाओगे तो हम तुम्हारी सड़कों को ही बंद करने की ताकत रखते हैं। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। असल में हुआ क्या है? भारत और नेपाल के बीच अब एक असली चाय युद्ध यानी टी वॉर छिड़ चुका है। इसकी शुरुआत नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने की थी। उन्होंने सोचा कि भारत से आने वाले सामान पर टैक्स लगाकर वो अपनी तिजोरी भर लेंगे और भारत चुपचाप सह लेगा। लेकिन भारत ने अपनी चाल चल दी है। भारत के टी बोर्ड ने एक नया और बेहद सख्त नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 1 मई 2026 से नेपाल से आने वाली चाय की हर एक पत्ती, हर एक दाने को भारत की सीमा में घुसने से पहले अग्नि परीक्षा देनी होगी। अब तक जो चाय आसानी से सरहद पार कर जाती थी, अब उसे भारत की कड़ी लैब टेस्टिंग से गुजरना होगा। ये नियम इतना सख्त है कि नेपाल के छोटे तो क्या, बड़े व्यापारियों के भी पसीने छूट रहे हैं। टी बोर्ड इंडिया की इस नई एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ने नेपाल के चाय बाजार में भूकंप ला दिया है। अब नेपाल से आने वाली हर एक खेप की फिजिकल सैंपलिंग होगी। मतलब ये कि अब सिर्फ कागजों पर चाय पास नहीं होगी, बल्कि भारत के अधिकारी खुद बोरों में हाथ डालकर सैंपल निकालेंगे। और ये सैंपल कहीं भी टेस्ट नहीं होंगे, इन्हें NIBL मान्यता प्राप्त लैब में ही जांचना होगा। NIBL यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, ये वो संस्था है जिसके सर्टिफिकेट के बिना कोई भी टेस्टिंग भारत में मान्य नहीं होती। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि इस टेस्टिंग की फीस, इसका समय और इसके कड़े मापदंड अब नेपाल की चाय को भारत की मंडियों तक पहुंचने ही नहीं देंगे। भारत ने साफ कह दिया है कि अब क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। अब जरा इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझिए। जब नेपाल का कोई ट्रक चाय लेकर बॉर्डर पर आएगा तो उसे वहीं रोक दिया जाएगा। इंपोर्ट करने वालों को पहले चाय काउंसिल के पोर्टल पर अपनी पूरी कुंडली देनी होगी। ट्रक कब आया, उसमें कितना माल है, किस कंटेनर में है, एक एक जानकारी ऑनलाइन भरनी होगी। इसके बाद भारत के चाय बोर्ड के अधिकारी रैंडम तरीके से ट्रक के अंदर से सैंपल लेंगे। ये कोई छोटा मोटा सैंपल नहीं होगा, बल्कि 500 से 500 ग्राम के 2 सैंपल लिए जाएंगे। और सबसे बड़ी चोट जानते हैं क्या है? हर एक सैंपल की टेस्टिंग फीस 11,120 रुपए होगी और उस पर GST अलग से। यानी चाय बेचने से पहले ही नेपाली व्यापारी को भारी भरकम रकम भारत सरकार के पास जमा करनी होगी। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली फंदा तो इसके आगे है। जब तक लैब की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक वो चाय किसी वेयरहाउस में बंद रहेगी। उसे बेचा नहीं जा सकता, उसे कहीं और भेजा नहीं जा सकता। और इस पूरी लैब टेस्टिंग और क्लियरेंस की प्रक्रिया में कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगेगा। अब आप खुद सोचिए, जिस व्यापारी का माल 20 दिन तक बॉर्डर पर फंसा रहेगा, उसके गोदाम का किराया,
उसके ट्रक का भाड़ा और उसकी पूंजी जो ब्लॉक होगी, उसका क्या? नेपाल के छोटे चाय किसानों के पास इतना पैसा या इतना बड़ा स्टोरेज नहीं है कि वो हफ्तों तक अपना माल रोक सकें। भारत का ये दाम सीधा और सटीक है। तुमने हमारे सामान पर टैक्स लगाया, हमने तुम्हारे सामान के लिए रास्ता ही मुश्किल कर दिया। लेकिन भारत ऐसा कर क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ बदला है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा और जायज कारण भी है। भारत की अपनी शान यानी दार्जिलिंग टी को बचाना। पिछले काफी समय से दार्जिलिंग के चाय उत्पादक रो रहे थे कि नेपाल की सस्ती और घटिया चाय को दार्जिलिंग टी के नाम पर भारत में बेचा जा रहा है। नेपाल की चाय दार्जिलिंग जैसी ही दिखती है, इसलिए कुछ लालची व्यापारी उसमें मिलावट कर रहे थे। इससे दार्जिलिंग टी का ब्रांड नाम खराब हो रहा था और हमारे भारतीय किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम नहीं मिल रहा था। भारत ने इस बार अपनी ब्रांड सुरक्षा को ढाल बनाकर नेपाल पर यह वार किया है। यह कदम भारतीय किसानों के हित में है और दार्जिलिंग की उस खुशबू को बचाने के लिए है जो पूरी दुनिया में भारत की पहचान है। नेपाल के लिए यह कोई मामूली झटका नहीं है। चाय नेपाल के लिए विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन करेंसी कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। अगर भारत ने अपनी मंडियों के दरवाजे थोड़े भी बंद किए तो नेपाल की पूरी इकोनॉमी चरमरा जाएगी। नेपाल के पूर्वी हिस्सों में लाखों छोटे किसान सिर्फ चाय की खेती पर निर्भर हैं। जब उनकी चाय भारत नहीं बिकेगी तो उनके घरों में चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। बालन शाह ने जो राष्ट्रवाद का कार्ड खेलकर भारत से पंगा लिया था, वो अब उनके ही गले की हड्डी बन गया है। नेपाली व्यापारी अब हाहाकार मचा रहे हैं, लेकिन काठमांडू की सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अब कहानी में एक और मोड़ आता है, जियोपॉलिटिक्स का वो एंगल जिसे समझना बहुत जरूरी है। नेपाल को लग रहा था कि अगर भारत सख्ती करेगा तो वो चीन की तरफ हाथ बढ़ा देगा, लेकिन चाय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप रातों रात चीन भेज सकें। चीन का अपना बहुत बड़ा चाय साम्राज्य है, उसे नेपाल की चाय की जरूरत नहीं है। ऐसे में नेपाल चारों तरफ से घिर चुका है। एक तरफ भारत का यह सख्त फैसला और दूसरी तरफ नेपाल के भीतर बढ़ता जन आक्रोश। बालन शाह ने जो बॉर्डर टैक्स लगाया था, उसने भारत को उकसाया और अब भारत ने ऐसा ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है जिसमें नेपाल का टिकना नामुमकिन है। ये नया भारत है जो 2026 में अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझने लगे तो उसे आईना दिखाना भी हमें आता है। नेपाल ने सोचा था कि वो भारत की गाड़ियों पर जुर्माना लगाकर और सामान पर टैक्स बढ़ाकर अपनी हनक दिखा देगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भारत का एक छोटा सा नोटिफिकेशन उसके पूरे एक्सपोर्ट सेक्टर की कमर तोड़ सकता है। अब नेपाल के निर्यातकों की नींद उड़ चुकी है। उन्हें समझ आ रहा है कि भारत से दोस्ती में ही भलाई है, दुश्मनी में सिर्फ बर्बादी। बात सिर्फ चाय तक सीमित नहीं है, ये एक पैटर्न है। नेपाल पिछले कुछ समय से लगातार भारत के खिलाफ जा रहा है। कभी सीमा विवाद, कभी नक्शा विवाद और अब ये टैक्स वाला ड्रामा। भारत ने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हिसाब बराबर किया जाए। भारत का ये फैसला बताता है कि अब हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि एक्शन लेंगे। अगर नेपाल को लगता है कि वो भारत के संसाधनों का इस्तेमाल भी करेगा और भारत को ही आंखें भी दिखाएगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। मई की वो तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, नेपाल में धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। वहां की मीडिया में अब भारत के इस फैसले की चर्चा हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर बालन शाह ने भारत से ये पंगा लिया ही क्यों? क्या कुछ करोड़ों के टैक्स के लिए अरबों का चाय व्यापार दांव पर लगाना बुद्धिमानी थी? ये सवाल अब नेपाल की गलियों में गूंज रहे हैं और भारत शांति से अपनी तैयारी कर रहा है। हमारी लैब तैयार हैं, हमारे अधिकारी तैयार हैं और हमारा संकल्प भी तैयार है कि अब घटिया माल हमारे देश में नहीं घुसेगा। चाय की हर खेप पर 11,120 रुपए का जो बोझ भारत ने डाला है, वो नेपाल के लिए किसी पहाड़ जैसा भारी है। छोटे किसान इस बोझ तले दब जाएंगे। सोचिए, जिस चाय की कीमत ही चंद हजार रुपए हो, उस पर इतना टैक्स और टेस्टिंग फीस देने के बाद नेपाली चाय भारत के बाजार में टिक ही नहीं पाएगी। वो महंगी हो जाएगी और कोई उसे खरीदेगा नहीं। नतीजा, नेपाल की चाय की मांग गिर जाएगी और भारतीय चाय, खासकर दार्जिलिंग और असम की चाय का दबदबा और बढ़ जाएगा। ये व्यापारिक समझदारी का वो नमूना है जिसे मास्टर स्ट्रोक कहना गलत नहीं होगा। लेकिन क्या नेपाल इससे कुछ सीखेगा या फिर वो और ज्यादा आक्रामक होकर चीन की गोद में जा बैठेगा? नेपाल के व्यापारी अब चीन के बाजारों की तरफ देख तो रहे हैं, लेकिन लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट की मुश्किलें उन्हें डरा रही हैं। हिमालय के उस पार चाय भेजना इतना आसान नहीं है।
जितना भारत की खुली सीमा से माल भेजना है। नेपाल आज जिस दोराहे पर खड़ा है, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से उनके नेतृत्व की है। भारत ने हमेशा बड़े भाई का फर्ज निभाया है, लेकिन जब छोटा भाई मर्यादा लांघने लगे तो उसे अनुशासन सिखाना भी बड़े भाई का ही काम होता है। इस पूरे विवाद में एक बात तो साफ है, 2026 का भारत अब दबकर रहने वाला देश नहीं है। हमारी नीतियां अब स्पष्ट हैं। हम व्यापार भी करेंगे और सम्मान भी बचाएंगे। नेपाल को अब यह तय करना है कि उसे भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है या फिर अकेले पड़कर अपनी इकोनॉमी को डूबते हुए देखना है। चाय की वो कड़वाहट जो अब रिश्तों में आ गई है, उसे दूर करने की पहल अब नेपाल को ही करनी होगी, वरना ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो कई और सेक्टर हैं जहां भारत अपनी सख्ती दिखा सकता है। सोचिए, अगर भारत ने अपनी बिजली की सप्लाई रोक दी या ईंधन के टैंकरों की कतारें बॉर्डर पर खड़ी कर दी तो नेपाल का क्या होगा। लेकिन भारत इतना क्रूर नहीं है। हमने सिर्फ व्यापारिक नियमों को सख्त किया है ताकि हमारे अपने किसानों का हक न मारा जाए। ये एक जायज और कानूनी लड़ाई है जिसे भारत पूरी मजबूती से लड़ रहा है। नेपाल के चाय बागानों में आज जो सन्नाटा है वो बालन शाह के फैसलों की ही गूंज है। आगे क्या होगा? क्या नेपाल अपना बॉर्डर टैक्स वापस लेगा? क्या भारत अपने चाय नियमों में डील देगा? या फिर ये ट्रेड वॉर एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार भारत ने अपनी चाल बहुत सोच समझ कर चली है। नेपाल को अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि अगर इस बार गलती हुई तो उसकी भरपाई करना नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए मुमकिन नहीं होगा। ये कहानी सिर्फ चाय की पत्तियों की नहीं है, ये देश के गौरव और उसकी आर्थिक संप्रभुता की है। हम दार्जिलिंग की उस विरासत को किसी के हाथों नीलाम नहीं होने देंगे, जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से सींचा है। और अगर इसके लिए हमें कड़े फैसले लेने पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री को अब समझ आ जाना चाहिए कि भारत के साथ रिश्ते सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि भरोसे पर टिके होते हैं, और जब भरोसा टूटता है तो नतीजे ऐसे ही कड़वे होते हैं। इस ट्रेड वॉर की आग अब सुलग चुकी है। एक मई 2026 के बाद का नजारा देखने वाला होगा, जब नेपाल के ट्रक बॉर्डरों पर लाइन लगाकर खड़े होंगे और भारतीय लैब में उनकी क्वालिटी की जांच होगी। तब असली सच सामने आएगा। क्या नेपाल की चाय उन खड़े मानकों पर खरी उतरेगी, या फिर वो सिर्फ मिलावट का एक खेल था जो अब खत्म होने वाला है? सस्पेंस अभी बरकरार है। अब बात करते हैं उस असर की जो सीधा नेपाली किसान की जेब पर पड़ने वाला है। नेपाल के चाय उत्पादक संघ ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि अगर ये नियम लागू हुए तो वो बर्बाद हो जाएंगे। उनके पास लैब टेस्टिंग के पैसे नहीं हैं, उनके पास हफ्तों तक माल रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज या वेयरहाउस नहीं है। भारत का ये फैसला उनके लिए मौत के वारंट जैसा है। लेकिन क्या भारत को इसकी परवाह करनी चाहिए? जब नेपाल ने हमारी गाड़ियों पर जुर्माना लगाया, क्या तब उन्होंने हमारे ड्राइवरों और व्यापारियों की परवाह की थी? जब उन्होंने सामान पर टैक्स बढ़ाया, क्या तब उन्हें हमारे उपभोक्ताओं की फिक्र थी? नहीं। तो फिर आज भारत क्यों पीछे हटे? राष्ट्रवाद की ये जंग अब व्यापार के मैदान में लड़ी जा रही है। भारत ने दिखा दिया है कि हम सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी किसी को उसकी औकात दिखा सकते हैं। नेपाल जो कल तक भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, आज वो गिड़गिड़ाने पर मजबूर है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अब नियम ही सर्वोपरि हैं। अगर आपको भारत में माल बेचना है तो भारतीय नियमों को मानना ही होगा। इसमें कोई इफ और बट नहीं चलेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया के दूसरे देशों को भी एक कड़ा संदेश दिया है। भारत अब अपनी मार्केट का इस्तेमाल एक रणनीतिक हथियार के तौर पर करना सीख गया है। हम दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट हैं और हमारी इस ताकत का अंदाजा अब सबको हो जाना चाहिए। जो हमारे साथ अच्छे रिश्ते रखेगा वो फलेगा फूलेगा, लेकिन जो पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करेगा उसके लिए हमारे दरवाजे बंद भी हो सकते हैं। नेपाल के चाय एक्सपोर्टर्स अब छटपटा रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर 15 से 20 दिन तक चाय पोर्ट या वेयर हाउस में फंसी रही तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। चाय एक ऐसी चीज है जिसकी ताजगी ही उसकी जान होती है। अगर उसमें नमी आ गई या उसकी खुशबू उड़ गई तो उसे कोई कौड़ियों के भाव भी नहीं पूछेगा। भारत का ये 20 दिन का वेटिंग पीरियड दरअसल एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना नेपाल के लिए लगभग नामुमकिन है। इधर भारत के भीतर दार्जिलिंग के किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। उन्हें लग रहा है कि अब उनके ब्रांड को वो सम्मान और वो कीमत वापस मिलेगी जो पिछले कुछ सालों में गिर गई थी। ये भारत सरकार की अपने लोगों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम अपने किसानों को मरने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने पड़ोसियों से कड़े सवाल ही क्यों न करने पड़े।
लेकिन क्या आपको लगता है कि बात सिर्फ यहीं रुक जाएगी? नहीं। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में एक क्रिया की कई प्रतिक्रियाएं होती हैं। नेपाल अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर भारत की शिकायत करने की योजना बना रहा है। वो इसे आर्थिक नाकेबंदी का नाम देने की कोशिश करेगा, लेकिन भारत ने इसे बहुत ही चतुराई से क्वालिटी कंट्रोल और उपभोक्ता सुरक्षा का जामा पहनाया है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी देश को अपने नागरिकों के लिए बेहतर क्वालिटी के मानक तय करने से नहीं रोक सकता। भारत ने कानून की चौखट के भीतर रहकर ऐसा वार किया है कि नेपाल चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। बालन शाह की सरकार अब बचाव की मुद्रा में है। नेपाल के भीतर ही उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत से दुश्मनी मोल लेना देश के हित में है? क्या चीन वास्तव में उनकी मदद के लिए आगे आएगा? चीन ने हमेशा बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन जब निभाने की बारी आती है तो वो कर्ज के जाल में फंसा लेता है। नेपाल के लोग अब श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत देखकर डरे हुए हैं। उन्हें पता है कि भारत ही वो इकलौता दोस्त है जो बिना किसी स्वार्थ के उनके साथ खड़ा रहता है। लेकिन जब दोस्ती की कद्र नहीं होती तो फिर ऐसे ही कड़े सबक सिखाए जाते हैं। ये जो चाय की जंग है, ये आने वाले समय में भारत नेपाल संबंधों की नई दिशा तय करेगी। क्या नेपाल अपनी गलतियों को सुधार कर फिर से भारत के करीब आएगा, या फिर वो अपने घमंड में चूर होकर खुद को बर्बाद करने की तरफ बढ़ जाएगा? ये 2026 है और यहाँ हर फैसला देश के स्वाभिमान को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। भारत ने अपनी लकीर खींच दी है, अब फैसला नेपाल को करना है। वीडियो के इस मोड़ पर आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भारत को ऐसे और भी सख्त कदम उठाने चाहिए? क्या हमें उन सभी देशों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जो हमारी मदद तो लेते हैं लेकिन मौका मिलने पर हमें ही आंखें दिखाते हैं? ये एक ऐसी बहस है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में चल रही है। हमारा राष्ट्रवाद अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है, ये हमारे फैसलों और हमारी आर्थिक नीतियों में भी झलकना चाहिए। नेपाल के चाय किसानों का दर्द जायज हो सकता है, लेकिन इसका समाधान काठमांडू में है, दिल्ली में नहीं। अगर नेपाल की सरकार भारत के साथ अपने व्यापारिक और राजनीतिक रिश्तों को सुधार ले तो शायद ये संकट टल जाए, लेकिन जब तक वो भारत विरोधी एजेंडा चलाएंगे तब तक उन्हें ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। भारत ने साफ कह दिया है कि दोस्ती बराबरी की होनी चाहिए, गुलामी या चालाकी की नहीं। इस पूरे विवाद में एक और दिलचस्प पहलू है। भारत के इस फैसले से नेपाल के वे छोटे व्यापारी सबसे ज्यादा खुश हैं जो भारत के साथ ईमानदारी से व्यापार करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि अगर मार्केट में क्वालिटी कंट्रोल होगा तो मिलावट करने वाले और गलत तरीके से ब्रांडिंग करने वाले लोग बाहर हो जाएंगे। इससे लंबे समय में व्यापार में पारदर्शिता आएगी। लेकिन जो लोग चोरी छिपे नेपाल की चाय को दार्जिलिंग के नाम पर बेच रहे थे, उनकी दुकानें अब हमेशा के लिए बंद होने वाली हैं। चाय की खुशबू अब सियासत की गर्मी में कहीं खो गई है। 1 मई का इंतजार न सिर्फ नेपाल को है, बल्कि उन सभी लोगों को है जो भारत की इस नई विदेश नीति को करीब से देख रहे हैं। ये एक टेस्ट केस है। अगर भारत इसमें सफल होता है तो आने वाले समय में हम अपनी मार्केट पावर का इस्तेमाल और भी बेस्तर पर कर सकते हैं। बालन शाह की सरकार ने जो आग लगाई थी, उसकी तपिश अब उन्हें खुद महसूस हो रही है। नेपाल की विदेशी मुद्रा का भंडार पहले से ही कम है और अब चाय एक्सपोर्ट में आने वाली ये रुकावट उनकी कमर तोड़ देगी। नेपाल को इस समय विदेशी मुद्रा की सख्त जरूरत है और चाय उसका एक बड़ा स्रोत है। अगर ये स्रोत सूख गया तो नेपाल की हालत बद से बदतर हो सकती है। क्या बालन शाह अपने देश को इस आर्थिक संकट से बचा पाएंगे, या फिर वो बस भारत विरोधी बयानबाजी करके अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश करते रहेंगे? भारत का रुख बिल्कुल साफ है। हमने एसओपी जारी कर दी है, हमने नियम बना दिए हैं और अब हम उनका कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी के लिए कोई छूट नहीं होगी, चाहे वो नेपाल हो या कोई और देश। जो भी भारत की सीमाओं के भीतर अपना माल बेचना चाहता है, उसे हमारे मापदंडों पर खरा उतरना ही होगा। ये हमारी संप्रभुता का सवाल है और इससे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। जैसे जैसे ये ट्रेड वॉर आगे बढ़ेगा, हमें और भी कई चौंकाने वाली खबरें सुनने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि नेपाल जवाबी कार्रवाई में कुछ और कदम उठाए, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो भारत की ताकत का सामना कर पाएगा? क्या उसके पास वो विकल्प हैं जो भारत को चोट पहुंचा सकें? हकीकत तो ये है कि नेपाल की भौगोलिक स्थिति उसे भारत पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करती है। 3 तरफ से भारत से घिरा होना उसके लिए वरदान भी है और अगर रिश्ते खराब हों तो एक चुनौती भी। नेपाल के आम नागरिकों को अब ये समझ आ रहा है कि उनके नेताओं की गलतियां उन्हें कितनी भारी पड़ रही हैं।
भारत से आने वाला सामान महंगा हो गया है क्योंकि नेपाल ने टैक्स बढ़ा दिया है, और अब नेपाल का अपना सामान भारत नहीं जा पा रहा है क्योंकि भारत ने नियम सख्त कर दिए हैं। दोनों तरफ से मार नेपाल की जनता पर ही पड़ रही है। ये एक सबक है उन सभी नेताओं के लिए जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए पड़ोसी देशों से रिश्ते बिगाड़ते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ भारत अपनी सुरक्षा के लिए 100 मीटर नीचे सीक्रेट फोर्ट्रेस बना रहा है, मिसाइलों को छिपा रहा है, अपनी नेवी को ग्रेट निकोबार में तैनात कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारा छोटा सा पड़ोसी देश हमें ही उलझाने की कोशिश कर रहा है। भारत का विजन 2026 अब बहुत बड़ा है। हम अंतरिक्ष में गगनयान भेज रहे हैं, लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग कर रहे हैं और अरुणाचल में पावर प्रोजेक्ट्स का जाल बिछा रहे हैं। ऐसे में नेपाल का ये छोटा सा व्यापारिक अड़ंगा भारत की तरक्की को रोक तो नहीं पाएगा, लेकिन नेपाल को जरूर पीछे धकेल देगा। नेपाल के चाय बागानों में आज जो खामोशी है वो आने वाले तूफान की आहट है। 11,120 रुपए की वो टेस्टिंग फीस और वो 20 दिन का इंतजार, ये दो ऐसी तलवारें हैं जो नेपाली एक्सपोर्टर्स के सिर पर लटक रही हैं। क्या वो इस दबाव को झेल पाएंगे? क्या नेपाल की चाय की वो चमक बरकरार रहेगी? ये सब अब बालन शाह के अगले कदम पर निर्भर करता है। भारत ने अपना काम कर दिया है, हमारी लैब तैयार हैं, हमारे अधिकारी मुस्तैद हैं। अब नेपाल को तय करना है कि उसे चाय की पत्तियां बेचनी हैं या भारत से जंग लड़नी है, क्योंकि भारत अब झुकने वाला नहीं है। आगे क्या होगा? क्या नेपाल अपना बॉर्डर टैक्स वापस लेगा? क्या भारत अपने चाय नियमों में डील देगा, या फिर ये ट्रेड वॉर एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार भारत ने अपनी चाल बहुत सोच समझ कर चली है। नेपाल को अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि अगर इस बार गलती हुई तो उसकी भरपाई करना नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए मुमकिन नहीं होगा। ये कहानी सिर्फ चाय की पत्तियों की नहीं है, ये देश के गौरव और उसकी आर्थिक संप्रभुता की है। हम दार्जिलिंग की उस विरासत को किसी के हाथों नीलाम नहीं होने देंगे जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से सींचा है, और अगर इसके लिए हमें कड़े फैसले लेने पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री को अब समझ आ जाना चाहिए कि भारत के साथ रिश्ते सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि भरोसे पर टिके होते हैं, और जब भरोसा टूटता है तो नतीजे ऐसे ही कड़वे होते हैं। इस ट्रेड वॉर की आग अब सुलग चुकी है। 1 मई 2026 के बाद का नजारा देखने वाला होगा, जब नेपाल के ट्रक बॉर्डरों पर लाइन लगाकर खड़े होंगे और भारतीय लैब में उनकी क्वालिटी की जांच होगी, तब असली सच सामने आएगा। क्या नेपाल की चाय उन कड़े मानकों पर खरी उतरेगी, या फिर वो सिर्फ मिलावट का एक खेल था जो अब खत्म होने वाला है? सस्पेंस अभी बरकरार है। अब बात करते हैं उस असर की जो सीधा नेपाली किसान की जेब पर पड़ने वाला है। नेपाल के चाय उत्पादक संघ ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि अगर ये नियम लागू हुए तो वो बर्बाद हो जाएंगे। उनके पास लैब टेस्टिंग के पैसे नहीं हैं, उनके पास हफ्तों तक माल रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउस नहीं है। भारत का ये फैसला उनके लिए मौत के वारंट जैसा है, लेकिन क्या भारत को इसकी परवाह करनी चाहिए? जब नेपाल ने हमारी गाड़ियों पर जुर्माना लगाया, क्या तब उन्होंने हमारे ड्राइवरों और व्यापारियों की परवाह की थी? जब उन्होंने सामान पर टैक्स बढ़ाया, क्या तब उन्हें हमारे उपभोक्ताओं की फिक्र थी? नहीं। तो फिर आज भारत क्यों पीछे हटे? राष्ट्रवाद की ये जंग अब व्यापार के मैदान में लड़ी जा रही है। भारत ने दिखा दिया है कि हम सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी किसी को उसकी औकात दिखा सकते हैं। नेपाल जो कल तक भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, आज वो गिड़गिड़ाने पर मजबूर है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अब नियम ही सर्वोपरि हैं। अगर आपको भारत में माल बेचना है तो भारतीय नियमों को मानना ही होगा। इसमें कोई इफ और बट नहीं चलेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया के दूसरे देशों को भी एक कड़ा संदेश दिया है। भारत अब अपनी मार्केट का इस्तेमाल एक रणनीतिक हथियार के तौर पर करना सीख गया है। हम दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट हैं और हमारी इस ताकत का अंदाजा अब सबको हो जाना चाहिए। जो हमारे साथ अच्छे रिश्ते रखेगा वो फलेगा फूलेगा, लेकिन जो पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करेगा उसके लिए हमारे दरवाजे बंद भी हो सकते हैं। नेपाल के चाय एक्सपोर्टर्स अब छटपटा रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर 15 से 20 दिन तक चाय पोर्ट या वेयर हाउस में फंसी रही तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। चाय एक ऐसी चीज है जिसकी ताजगी ही उसकी जान होती है। अगर उसमें नमी आ गई या उसकी खुशबू उड़ गई तो उसे कोई कौड़ियों के भाव भी नहीं पूछेगा। भारत का ये 20 दिन का वेटिंग पीरियड दरअसल एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना नेपाल के लिए लगभग नामुमकिन है। इधर भारत के भीतर दार्जिलिंग के किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। उन्हें लग रहा है कि अब उनके ब्रांड को वो सम्मान और वो कीमत वापस मिलेगी जो पिछले कुछ सालों में गिर गई थी।
ये भारत सरकार की अपने लोगों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम अपने किसानों को मरने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने पड़ोसियों से कड़े सवाल ही क्यों न करने पड़े। लेकिन क्या आपको लगता है कि बात सिर्फ यहीं रुक जाएगी? नहीं, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में एक क्रिया की कई प्रतिक्रियाएं होती हैं। नेपाल अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर भारत की शिकायत करने की योजना बना रहा है। वो इसे आर्थिक नाकेबंदी का नाम देने की कोशिश करेगा, लेकिन भारत ने इसे बहुत ही चतुराई से क्वालिटी कंट्रोल और उपभोक्ता सुरक्षा का जामा पहनाया है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी देश को अपने नागरिकों के लिए बेहतर क्वालिटी के मानक तय करने से नहीं रोक सकता। भारत ने कानून की चौखट के भीतर रहकर ऐसा वार किया है कि नेपाल चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। बालन शाह की सरकार अब बचाव की मुद्रा में है। नेपाल के भीतर ही उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत से दुश्मनी मोल लेना देश के हित में है? क्या चीन वास्तव में उनकी मदद के लिए आगे आएगा? चीन ने हमेशा बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन जब निभाने की बारी आती है तो वो कर्ज के जाल में फंसा लेता है। नेपाल के लोग अब श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत देखकर डरे हुए हैं। उन्हें पता है कि भारत ही वो इकलौता दोस्त है जो बिना किसी स्वार्थ के उनके साथ खड़ा रहता है। लेकिन जब दोस्ती की कद्र नहीं होती तो फिर ऐसे ही कड़े सबक सिखाए जाते हैं।